आज 14 अगस्त है, वो तारीख जिसे पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। आज सत्ता के न्यूज मित्रों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और यहाँ के दूसरे हिस्सों से आए कुछ वीडियो के आधार पर ये बताएंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में जनता आज़ादी महसूस कर रही है। क्या वाकई शहबाज और मुनीर की सत्ता से पाकिस्तान की जनता खुश है? क्या आज़ादी के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में आवाम सुरक्षित महसूस कर रही है? आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की सत्ता का जो व्यवहार है, उससे वहां की जनता त्रस्त है, आक्रोशित है, आज़ादी वाला आंदोलन करने पर उतर चुकी है। पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर सरेआम पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख के लिए अपशब्द कह रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में जाकर ज्ञान देने वाले आसिम मुनीर को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मुनीर को ये समझना चाहिए कि जो लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो कैसे पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान हैं। पाकिस्तान की पूरी सत्ता को आज पीओके के लोगों के आक्रोश को जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर पीओके में अपशब्दों की तूफानी हवाएं चल रही हैं। इसका असर लाहौर से इस्लामाबाद तक देखने को मिल रहा है। पीओके में शहबाज की सत्ता और मुनीर आर्मी के खिलाफ आज़ादी वाले नारे लग रहे हैं। आसान भाषा में समझिए तो पड़ोसी मुल्क में आज़ादी वाली क्रांति छिड़ चुकी है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रावलकोट में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो रहा है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के सेना चीफ आसिम मुनीर पर अमेरिका के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन को लेकर 14 अगस्त पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आवाम गाली दिवस मना रही है। यहाँ की जनता पाकिस्तान की सत्ता और सेना के लिए अपशब्द कह रही है। पीओके में विरोध प्रदर्शन, आज़ादी वाले आंदोलन और क्रांतिकारी जोश का इतिहास रहा है। पिछले कई वर्षों से आम जनता वहां के शासन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। कई बार तो पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को भी टारगेट किया गया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आक्रोश की कई वजहें हैं। इसमें बिजली कटौती, महंगाई, पाकिस्तान सेना की दमनकारी नीति, अवैध कब्जे और मानवाधिकार का उल्लंघन प्रमुख है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं। वहां की जानकारी रखने वाले कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। कैसे वो पाकिस्तान की सत्ता को आईना दिखा रहे हैं, आप देखिए। सिर्फ पीओके की नहीं बल्कि बलूचिस्तान, सिंध और दूसरे प्रांत में भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को तो संरक्षण देती है, आतंकियों को वीआईपी सुविधा देती है, लेकिन वहां आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। विशेष तौर पर महिलाओं की स्थिति पाकिस्तान में और ज्यादा चिंताजनक है। पाकिस्तान से आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां हर 2 घंटे में बलात्कार का एक मामला सामने आता है और ऐसे गंभीर अपराध पर सजा की दर केवल 0.2% है। पीओके में भी ऐसी ही स्थिति है। पाकिस्तान में जब स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, इस मौके पर आपको पीओके की महिलाओं के दर्द को जरूर सुनना चाहिए। आज सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान के बाजौर में लोगों ने काले झंडे लहराते हुए अपने ही देश को आज़ादी दिवस का विरोध किया। सोचिए, किसी देश का स्वतंत्रता दिवस उनके संघर्ष और गौरव की कहानी को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ खोखली धमकियां देकर अपना काम चला रहा है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की इन धमकियों का आज भारत ने जवाब दिया। ऐसा जवाब जिसे शहबाज और मुनीर को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया कि पाकिस्तान को अपनी इस बयानबाजी पर संयम रखना होगा, वरना किसी भी दुस्साहस के वैसे ही दर्दनाक परिणाम झेलने होंगे जैसे कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिले। पहले आप पाकिस्तान को भारत का ये पूरा जवाब सुनिए, फिर भारतीय सेना के शौर्य और पाकिस्तान के रॉकेट फोर्स वाले सपने पर सत्ता की कुंजी आपको दिखाएंगे। We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known that known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric
time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि कोई भी गुस्ताखी उसे इतने जख्म देगी जिसे वो कभी भूला नहीं पाएगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर को भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार और शर्म के तौर पर याद किया जाएगा। पाकिस्तान अब यही सोच रहा है कि आखिर भारत का मुकाबला कैसे किया जाए। ऐसे में अब पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स वाला एक नया सपना देखा है। शहबाज शरीफ ने ये घोषणा की है कि पाकिस्तानी सेना में अब एक नई यूनिट बनाई गई है जिसे रॉकेट फोर्स कमांड कहा जाता है। पाकिस्तान ने यह आइडिया अपने दोस्त चीन से चोरी किया है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश के लिए भारत पहले ही तैयार है। इस महीने के आखिर तक भारतीय सेना में 5 भैरव बटालियन, 5 दिव्यास्त्र बैटरी, 3 शक्तिबाण रेजिमेंट के साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून बन जाएगी। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 का डर पाकिस्तान को पहले से ही सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स को इसका जवाब मान लिया है। किसी भी देश की रॉकेट फोर्स में दुश्मन के ठिकानों को दूर से निशाना बनाने वाले हथियार होते हैं। पाकिस्तान ने जो रॉकेट फोर्स बनाई है वो सीधे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेगी। इसमें फतेह, बाबर और शाहीन मिसाइल को शामिल किया गया है। साथ ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। इस रॉकेट फोर्स से पाकिस्तान भारत के मजबूत एयर डिफेंस को भेदने के ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान करते हुए भारत का नाम भी लिया। पाकिस्तान की इन साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना को और शक्तिशाली बना रहा है। इंडियन आर्मी को इस महीने के आखिर तक कई नई बटालियन मिलने जा रही हैं। इसमें पहला नाम है भैरव बटालियन। भैरव का अर्थ है घनघोर विनाश करने वाला। ठीक वैसे ही भैरव बटालियन भी दुश्मन का विनाश करने वाली है। ये लाइट कमांडो बटालियन है जो दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करने में माहिर है। इसे स्पेशल टास्क पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें भारी हथियार नहीं होंगे। ये स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री के बीच ब्रिज का काम करेगी। इस महीने के आखिर तक ऐसी 5 बटालियन तैयार होकर सेना में शामिल हो जाएंगी। आपने भैरव बटालियन का बल देख लिया। अब आपको ये दिखाते हैं कि भारतीय सेना में शामिल होने जा रही दिव्यास्त्र बैटरी ये भारतीय सेना की हाइब्रिड यूनिट है जिसमें आर्टिलरी गन, लाइट रिंग म्यूनिशन और ड्रोन शामिल होंगे। इसका मकसद दुश्मन पर तेज और घातक हमला करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना अब ड्रोन वॉरफेयर के लिए स्पेशल रेजिमेंट बना रही है जिसका नाम शक्तिबाण रेजिमेंट होगा। शक्तिबाण बटालियन को आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए बनाया गया है जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ड्रोन और लाइट रिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल होगा। ये 40 से 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर सी एंड स्ट्राइक के मकसद के साथ हमला करेगी, जिसमें अटैक ड्रोन के साथ निगरानी अटैक भी शामिल होंगे। इसकी 3 नई रेजिमेंट बनाई जाएंगी। पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड भी तैयार है, जो सेना की नई ऑल आर्म्ड ब्रिगेड होगी, जिसमें इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, टैंक, आर्टिलरी, ड्रोन सब कुछ शामिल होगा। अभी 2 रुद्र ब्रिगेड बनाई गई हैं। बताया ये जा रहा है कि शक्तिबाण रेजिमेंट को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान की सीमा पर लगाया जाएगा। बाद में इसे पूर्वी मोर्चे यानी चीन सीमा और देश के अन्य रणनीतिक इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। Our pursuit to transform towards being future ready, wherein for inflection points, change must come at the speed of relevance. Now, therefore, to ensure that the nation's progress continues unabated, we need to be prepared to overtly overcome the threats to its security. हिंदुस्तान ने भी समझ लिया कि बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स को शामिल करना बहुत लाजमी है, खास करके कामिकाज़े ड्रोन्स और आपके जो स्वॉर्म ड्रोन्स। फिर इसी माफिक बड़ा लाजमी हो गया है कि हर एयर डिफेंस रेजिमेंट में एक एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो दुश्मन की तरफ से ड्रोन दागे जाएंगे, ये जो एंटी ड्रोन बैटरी होगी या एंटी ड्रोन ट्रुप होगा या एंटी ड्रोन जो भी उसको बोलना चाहते हैं, उसको हम आकाश तीर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि सारे इनपुट्स उसको आकाश तीर से मिले और पाकिस्तान के जहाँ भी मिसाइल का अटैक होगा या ड्रोन का अटैक होगा उसको बर्बाद किया जा सके। और सत्ता में अब वक्त है एक वैचारिक वर्कशॉप का, जिसमें आज की गेस्ट अपने ज़माने की एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं। वो करीब 60 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, 62 वर्षों से हिंदी सिनेमा से जुड़ी हैं, 2006 से लगातार 5 बार की राज्यसभा की सांसद हैं
और हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्म पत्नी भी हैं। उनका नाम है जया बच्चन। हालांकि संसद में बतौर राज्यसभा सांसद उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन है और ये नाम सदन में पुकारे जाने पर वो उपसभापति पर भड़क चुकी हैं। अपने नाम के साथ हर बार अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर आपत्ति जता चुकी हैं। वैसे उनका किसी बात पर भड़कना ना अब किसी को हैरान करता है और ना ही किसी को आश्चर्य में डालता है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक उनके भड़कने के एपिसोड बड़े आम हो चले हैं। आज उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ समय में उनके विचारों पर गुस्से का कब्जा हो गया है। वो कभी सेल्फी लेने आए प्रशंसक पर गुस्सा उतारती हैं, कभी सदन में सभापति पर, कभी सहयोगी सांसद या परिवार के सदस्य पर, तो कभी मीडिया पर। और इस दौरान उनका लहजा ऐसा हो जाता है मानो कोई सनकी शासक अपनी प्रजा से बात कर रहा हो। सत्ता के इस वैचारिक वर्कशॉप में उनकी एंट्री एक वायरल वीडियो ने करवाई है। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जब जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वोटिंग करने आई थी। तभी एक प्रशंसक ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। सेल्फी लेने के दौरान प्रशंसक उनके थोड़े करीब आ गया था। इस बात से जया बच्चन इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने तुरंत ही उस प्रशंसक को कोहनी से धक्का दे दिया। ये धक्का काफी जोरदार था। आम लोगों में अगर ऐसी धक्का मुक्की हो तो विवाद बढ़ सकता है और हाथापाई भी हो सकती है, लेकिन जया बच्चन सेलिब्रिटी हैं, सांसद हैं और 77 वर्ष की उम्रदराज महिला हैं। शायद इसीलिए वो प्रशंसक वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन लोगों को जया बच्चन का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने तो जया बच्चन के रवैये पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सबसे बिगड़ैल और प्रिविलेज्ड महिला। लोग उनके नखरे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। ऐसा अपमान शर्मनाक बात है। यानी कंगना ये पूछ रही हैं कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो क्या उन्हें किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या वो किसी को कहीं भी धक्का दे सकती हैं, चुप रहने के लिए कह सकती हैं, किसी पर चीख सकती हैं? क्या जया बच्चन का गुस्सा सार्वजनिक मर्यादा से बढ़कर है? उन पर शिष्टाचार और सभ्य आचरण का कोई नियम लागू नहीं होता? इन्हीं सवालों को केंद्र में रखते हुए जरूरी है कि उनके गुस्से को थोड़ा ठंडा किया जाए। इसीलिए उनकी वैचारिक मरम्मत के लिए आज हम 3 तरह के औजारों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उनके विचारों में ऑयलिंग की जाएगी। ये ऑयलिंग बर्फ मिलाकर होगी ताकि दिमाग शांत रहे। जरूरत पड़ने पर नया ऑयल फिल्टर भी लगाएंगे ताकि लंबे समय तक दिमाग शांत रहे और अगली बार कोई प्रशंसक सेल्फी ले तो उनको कोहनी आगे जाने से पहले उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इसके बाद पिलास से निकालेंगे वो ओवर रिएक्शन वायर जो सेल्फी लेने, सवाल पूछने या हल्की सी असहमति पर तुरंत गर्म हो जाता है। इसकी जगह लेगी कूल रिस्पॉन्स केबल। आखिर में पेचकस का भी इस्तेमाल होगा, जिससे प्रेम, शिष्टाचार और धैर्य की मात्रा बढ़ाने वाले पेंच जो ढीले हो गए हैं उन्हें कसा जाएगा ताकि व्यवहार में सुधार आए और गुस्से में कमी भी आए। वर्कशॉप में वैचारिक मरम्मत की शुरुआत की जाती है। उससे पहले उनके आपत्तिजनक व्यवहार का वीडियो चेकअप भी कर लेते हैं। Put your mobile down. These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. Don't do this. Mobile से क्यों ले रहे हो? वैसे देखा जाता है कि ताकतवर लोगों को गुस्सा ज्यादातर कमजोर लोगों पर आता है, लेकिन जया बच्चन के साथ ऐसा नहीं है। वो प्रशंसक, कैमरामैन, रिपोर्टर, परिवार के सदस्य, संसद में सहयोगी और सदन के सभापति सब पर समान रूप से गुस्सा करती है।
वो ना वक्त देखती हैं, ना जगह। जब गुस्सा आता है भड़क जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके गुस्से की कई तस्वीरें राज्यसभा में देखने को मिली हैं, जहां एक बार तो उन्होंने उपसभापति को अपने ही अंदाज में टारगेट पर ले लिया। बस उपसभापति ने उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन पुकारा था। इस पर उन्होंने भड़कते हुए कहा कि जानबूझकर उनके नाम के साथ अमिताभ कहा जाता है। तब तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि आप सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन सदन की मर्यादा का पालन करना होगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। You can't have it. क्या बोल रहे हैं आप? But you have to understand the decorum. To speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please, mind your tongue. Priyanka, don't control me. Priyanka, don't control me. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? जया बच्चन के बयान अक्सर संयम की लक्ष्मण रेखा को पार करते रहते हैं। इसका भी एक लंबा रिकॉर्ड है। इसी वर्ष उन्होंने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया। जया ने महाकुंभ को लेकर कहा कि सबसे दूषित पानी कुंभ का है, क्योंकि शव नदी में फेंके गए। इस बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और विवाद को जन्म दिया। जया बच्चन ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को नॉनसेंस कहा, जिसके बाद यह खबर आई कि अमिताभ बच्चन को शाहरुख से माफी मांगनी पड़ी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह बयान चर्चा में रहा। 2008 में जया बच्चन ने कहा कि हम यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। इससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी विरोधी माना। इस टिप्पणी के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म द्रोण के प्रचार में माफी मांगनी पड़ी। 1972 में फिल्म शोर के सेट पर जया ने मनोज कुमार को गुंडा और अहंकारी कहा, क्योंकि उन्हें ट्रायल शो के लिए नहीं बुलाया गया था। मनोज ने बाद में सफाई दी कि ट्रायल शो केवल एडिटिंग के लिए था। कुल मिलाकर हम सत्ता की वर्कशॉप में ये कहना चाहते हैं कि जया बच्चन जी, आप एक वरिष्ठ अभिनेत्री, संसद सदस्य और देश की जानी मानी हस्ती हैं। आपके अभिनय, आपकी पहचान और आपके अनुभव ने आपको एक खास मुकाम दिया है। लेकिन जितना सम्मान आपको लोगों ने दिया है, उतनी ही अपेक्षा भी आपके आचरण और व्यवहार से की जाती है। एक सेलिब्रिटी होने का अर्थ केवल लोकप्रियता और पहचान नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। आप अपने शब्दों और आचरण से समाज के लिए उदाहरण पेश करें। सत्ता की वर्कशॉप में आपके लिए 2 ही मैसेज हैं। पहला मैसेज, सार्वजनिक जीवन में आपकी हर बात, हर हाव भाव और हर प्रतिक्रिया लोगों की नज़र में होती है। प्रशंसक, मीडिया और आम लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं। अगर आप गुस्से में किसी को धक्का दें, अपमानित करें या ऊंची आवाज़ में बात करें, तो इससे न केवल आपकी छवि को नुकसान होता है, बल्कि ये उन लोगों को भी निराश करता है जिन्होंने आपको अपना आदर्श माना है। दूसरा मैसेज, शक्ति और लोकप्रियता का सबसे अच्छा उपयोग संयम और विनम्रता में होता है। गुस्से में नियंत्रण रखना, संवाद में धैर्य रखना और आलोचना का जवाब शांत मन से देना, यही सच्ची गरिमा है। आप जितनी बड़ी हस्ती हैं, उतना ही बड़ा आपका दायित्व है कि आप सम्मान देकर सम्मान पाएं। लेकिन सत्ता में, आइए अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। इस वर्कशॉप में इतना ही, लेकिन अगली खबर में हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार का जो वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है, वो सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा, वो खबर हम अब आपको अगली खबर के तौर पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी चल रही है। सत्ता में अब आपको बिहार वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, उसका अपडेट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की बेंच ने आज इस मुद्दे पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। अगले 48 घंटे में इन नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर डाला जाएगा। हालांकि वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि गोपनीयता के नजरिए से सर्वोच्च विकल्प ठीक नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नाम साइन बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते। कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कारण भी बताने के लिए कहा है। वेबसाइट पर एपिक नंबर से हटाए गए लोगों की जानकारी देखी जा सकेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम पहचान पत्र की वजह से हटा है उनके लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर माना जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। चुनाव आयोग 3 दिन में यह बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों पर मुहर लगा दी है। आपने कई बार ऐसे जोक्स और मीम्स देखे होंगे कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन देश में ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं जो ये लड्डू एक बार नहीं बल्कि कई बार खाने की वजह से कानूनी जाल में फंसते दिख रहे हैं, और इस यूट्यूबर का नाम है अरमान मलिक। आप में से कई न्यूज़ मित्रों ने यूट्यूबर अरमान मलिक के वीडियो देखे होंगे जिसमें वो अपनी एक नहीं बल्कि 2 पत्नियों के साथ नजर आते हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि कानून के कटघरे तक पहुंच गया है, और पंजाब की पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को समन जारी करते हुए 2 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इसकी वजह है देवेंद्र राजपूत नाम के वकील, जिन्होंने यूट्यूबर अरमान मलिक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और 4 आरोप लगाए थे। पहला आरोप था हिंदू रहते हुए एक नहीं बल्कि 4 शादियां करने का। दूसरा आरोप था हिंदू धर्म का अपमान करने का। तीसरे आरोप में यह कहा गया था कि अरमान और उनकी पत्नी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और चौथे आरोप में यह दावा था कि अरमान मलिक ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाया, इसीलिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। क्योंकि यूट्यूबर अरमान मलिक के सोशल मीडिया पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और वो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस मामले में नया ट्विस्ट ये है कि वकील की याचिका पर कोर्ट ने 2 मामलों को लेकर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों समेत 5 लोगों को समन जारी कर दिया है। इसमें पहली वजह है कि हिंदू विवाह अधिनियम के कथित उल्लंघन का, जबकि दूसरे आरोप के अनुसार अरमान मलिक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब इस मामले में अरमान का पक्ष जानने के लिए अदालत ने 2 सितंबर को हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। जिन लोगों को अदालत ने समन जारी किया है उनमें खुद यूट्यूबर अरमान मलिक का नाम है। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी दोनों मौजूदा पत्नी पायल मलिक और कृतिका मलिक को भी पेश होने का ऑर्डर दिया है। हमने इन आरोपों पर खुद अरमान का पक्ष जानने की कोशिश भी की, लेकिन जब हमने उनसे संपर्क किया तो परिवार ने बताया कि अरमान अभी शहर से बाहर हैं और वापस आकर इस मामले पर कुछ भी कहेंगे। इसीलिए जब उनका पक्ष भी आएगा तो हम वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। हालांकि जो याचिका अरमान मलिक के खिलाफ दायर की गई है उसमें उन्हें लेकर एक बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया है। जो लोग अरमान मलिक को जानते हैं और उनके वीडियो देखते हैं उन्हें अब तक यही पता है कि अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं जो एक साथ रहती हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार अरमान ने एक नहीं बल्कि 4 शादियां की हैं। अरमान मलिक की पहली शादी को लेकर आरोप यह है कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एक नाबालिग लड़की के साथ विवाह किया था। इसके बाद 2011 में उन्होंने पायल मलिक के साथ दूसरी शादी की। कुछ वक्त के बाद अरमान की मुलाकात पायल की एक दोस्त से पार्टी में हुई और दोनों के बीच बात शादी तक पहुंच गई, और फिर पायल के रहते हुए अरमान ने कृतिका से भी शादी कर ली, जबकि उनकी चौथी शादी को लेकर भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि अरमान और उनकी पत्नियां इन आरोपों को गलत बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल एक से ज्यादा शादी की वजह से अरमान मलिक मुश्किल में हैं, क्योंकि दावा है कि अरमान हिंदू हैं और जो वो कर रहे हैं वो हिंदू रीति रिवाजों का मजाक है। पहला केस हो गया धर्म का अपमान करने का, दूसरा केस हो गया 4 शादियां करने, तीसरा केस मैंने एक जो डाला था उसमें ये था कि इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इन पे केस डाला कि ये अश्लील कंटेंट डिलीट होने चाहिए और इन अश्लील अकाउंट वाले जो जिन अकाउंटों पे जो इनके काफी सारे अकाउंट है उन वो अकाउंटों को परमानेंटली बंद किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरा केस जो इसने 4 शादियां की थी उसमें कोर्ट ने सारे सबूत देखने के बाद इसको 2 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किया है कि आप कोर्ट में हाजिर हो। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक वन मैरिज वैलिड है,
a person can be having only one wife or a one husband. They cannot be two wives or two husbands. और अगर कोई मैरिज करता है तो ये हमारा ऑफेंस भी आता है, बाइगेमी का आता है. बट अगर जो है वाइफ, फर्स्ट वाइफ है, वो ही इसको फाइल कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है. वैसे ये पर्सनल मैटर होता है. जो मैरिज उसको बोलते हैं हम, पर्सोना मैटर करते हैं. इसमें ये पार्टीज़ के बीच का मैटर है कि वो करेंगे. जो PIL है डलती है जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के है तो वो कर सकते हैं. बट मैरिज जो है कि उसको वॉइड डिक्लेयर कराना या उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर लेना है वो पार्टीज़ ही. हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है. लेकिन कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत.